अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर साइंस फ्लूइड स्टैटिक्स स्टडी कर रहे थे और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट्स पुराने काम में पढ़े थे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब भी किसी लिक्विड को जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। उस डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड के बराबर उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। वो फोर्स अब थ्रस्ट कहलाती है, अपवर्ड फोर्स होती है। उस फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी और उस फोर्स की वैल्यू निकली थी माइनस रो जी वी। रो जो है वो डेंसिटी थी फ्लूइड की, जी जो है वो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी था और वी जो था वो लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो वॉल्यूम था। तो अब थ्रस्ट फोर्स अमल करती है ड्यू टू अनबैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस ऑन अपवर्ड एंड लोअर सर्फेसेस। ये वाली बात हमारी डिस्कस हो चुकी थी। हमने मुख्तलिफ टर्म्स पढ़ी थी, एक सबमर्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इमर्स ऑब्जेक्ट क्या होता है और फ्लोटेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अच्छा, यहाँ से हम अगर काम को स्टार्ट करें, बॉयंट फोर्स जो होती है लिक्विड के अंदर वो हम समझ चुके हैं कि अपवर्ड फोर्स को बॉयंट फोर्स बोलते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अमल करने वाली अपवर्ड फोर्स जो है वो उसके ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी, बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाला लाइन है हमारे पास कि अगर बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लूइड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा जैसे आइस क्यूब होता है। अगर बॉयंट फोर्स जो होगी वो कम होगी और वेट जो है वो ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगा। बात समझ में आती है। और अगर दोनों बॉयंट फोर्स जो कि लिक्विड में से अमल कर रही है और वेट दोनों बराबर हैं तो वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहेगा या सरफेस कहीं भी लिक्विड में अपने आप को स्टेबल कर सकता है। जैसे फिश जो है वो स्टेबल करती है अपने आप को, इस तरह वो स्टेबल कर सकता है अपने आप को। बॉयंट फोर्स इन गैसेस, गैसेस के अंदर बॉयंट फोर्स जिस तरह से लिक्विड में बॉयंट फोर्स अमल करती है इस तरह गैसेस में भी बॉयंट फोर्स अमल करती है। जो बॉयंट फोर्स गैसेस की सरफेस के ऊपर अमल करती है वो बॉयंट फोर्स भी उसी लिए होती है कि जब किसी भी सब्सटेंस को कोई भी सब्सटेंस अपने आसपास की एयर को डिस्प्लेस करता है तो वो जो एयर होती है उसके वेट के बराबर उस पर बॉयंट फोर्स अमल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉक्स है, इसको आपने रखा रूम टेबल के ऊपर और उसने जब इस बॉक्स को आपने रखा तो इसने अपने आसपास की अपनी जगह की एयर को डिस्प्लेस कर दिया। और जब एयर को डिस्प्लेस कर दिया तो कितनी एयर को डिस्प्लेस किया होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो इतनी एयर, ये एयर आ गई, ये एयर को इसने डिस्प्लेस कर दिया। अब देखना यह है कि इस पे जो एयर का थ्रस्ट अमल करेगा वो कितना होगा। हम अगर चेक करें तो 1 क्यूबिक मीटर जो हवा होती है वो रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 1.2 किलोग्राम मास रखती है और उसी लिहाज से W=mg से उसका वेट मालूम किया जाए तो 12 न्यूटन होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आया तो इसने 12 न्यूटन हवा को हटाया, ये हवा को हटाया इसने और इस हवा का जो वेट है वो 12 न्यूटन है। तो ये 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट है, हमने कंसिडर करा है इसको। इसके ऊपर 12 न्यूटन अब थ्रस्ट अमल करेगा। अगर ये 2 मीटर क्यूब का होता तो ये इसकी डबल हवा हटाता तो इसके ऊपर 24 न्यूटन हवा का अब थ्रस्ट अमल करता। ठीक है, तो ये 1 मीटर क्यूब का ऑब्जेक्ट है, इस पर 24 न्यूटन अमल करेगा। अब देखना यह है कि इसका अपना वेट कितना है। अगर इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉक्स का वेट 12 न्यूटन से कम है तो सिंपल सी बात यह है कि 12 न्यूटन इस पे अब थ्रस्ट अमल कर रहा है, इसका वेट 12 न्यूटन से ऊपर है, ये हवा में ऊपर उठ जाएगा जब हम इसको फ्री करेंगे। और अगर इसका वेट 12 न्यूटन से कम है तो इसका वेट कम है और जो कहना चाहिए कि पहले वाली कंडीशन को दोबारा से बात करते हैं कि अगर इसका वेट 12 न्यूटन से कम है और अब थ्रस्ट जो है वो 12 न्यूटन है या 12 न्यूटन से ज्यादा है तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और अगर इसका वेट जो है वो 12 न्यूटन से ज्यादा है तो अब थ्रस्ट इसने 1 क्यूबिक मीटर हवा को हटाया है, 1 क्यूबिक मीटर का वेट जो है वो 12 न्यूटन होता है। तो ये इसका वेट 12 न्यूटन से ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ गिर जाएगा क्योंकि हवा जो इस पे अब थ्रस्ट लगा रही होगी वो 12 न्यूटन लगा रही होगी। इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे डिस्कस किया गया। आप 1 से 2 बार अपने नोट्स में डिस्कस करेंगे तो बात जो है वो क्लियरली आपकी समझ में आ जाएगी। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, बहुत सिंपल सी बात है कि उसका वेट जो है वो थ्रस्ट के वेट के बराबर होता है तो वो जो है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करता है। अब लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट कर रहा है तो उसके लिए जरूरी ये है कि उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज डेंसिटी हो अ, वो फ्लूइड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, ये वो प्रिंसिपल है जो बहुत सी जगह पे इंजीनियरिंग करते हुए शिप्स की और बड़ी बोट्स की उसको कंसिडर किया जाता है इस प्रिंसिपल को कि फॉर एग्जांपल जो एक बात तो हमको ये बहुत क्लियर हो गई कि दोनों अब थ्रस्ट फोर्स जो ये है और जो ये वेट है ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए जब भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा।
ठीक है। अब बात यह है कि हमने डेंसिटी जो होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक हमारे पास जो है वो फ्लूइड है, ठीक है ना, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अगर जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी कम होगी तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम हम ज्यादा कर सकते हैं। इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए हम किसी भी लिक्विड के ऊपर बड़े बड़े वॉल्यूम के शिप्स जो है वो तैयार कर लेते हैं। हम बस कंसिडरेशन ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट की एवरेज डेंसिटी को कम रखें पानी से। अब डेंसिटी जो है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है, तो मास बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाती है। तो बस हमारी ये कोशिश होती है कि इतना बड़ा हमने शिप तो तैयार कर लिया, लेकिन उसका ज्यादातर मैक्सिमम स्पेस जो है वो हम खाली रखते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये शिप के ऊपर किसी भी किस्म की वेट जो है वो लोड हुआ हुआ है, तो फिर भी मैक्सिमम शेप जो होगा शिप का, आप ये देखिए कि शिप आपने अगर सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर देखा हो तो कितना होता है, ये सब वेट खाली होता है। जहां मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, ये सब हिस्सा, ये सब वॉल्यूम जो होता है खाली होता है। तो इस तरीके से शिप का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है, मास या वेट कम होता है, क्योंकि ज्यादातर शिप खाली होता है। तो जब उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसके मुकाबले में, जितना वो फ्लूइड को हटाता है। तो इसकी डेंसिटी कम होती है ऊपर वाली शिप की, और फ्लूइड की डेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि उसने बहुत पानी डिस्प्लेस किया होता है। तो बहुत पानी डिस्प्लेस होने से उस पानी का वेट ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है, ऐसा उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो फिर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है पानी के मुकाबले में, और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है क्योंकि वो कम डेंसिटी वाला होता है। दूसरा, हमको तैरने का असूल मालूम है, या हमको किसी भी लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करने का असूल मालूम है कि जो बॉयंट फोर्स है, अपथ्रस्ट है, वो इक्वल होनी चाहिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर तैरता रहेगा। हमने बहुत सी बार देखा है और कि जो अपवर्ड मोशन है किसी भी बलून का, वो एक खास पॉइंट पे पहुंच के हवा में जो है वो सीज हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर ये गैस का गुब्बारा है, ये आपके हाथ से छूटा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, लेकिन एक जगह पहुंच के, एक खास हाइट पे पहुंच के ये रुक जाएगा, और उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टली तो मूव कर सकता है एयर के फ्लो के साथ, लेकिन अपने वर्टिकल मोशन को खत्म कर देगा। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है कि अब यहाँ पे इसका प्रॉपरली एक रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। और जब इसको जमीन पे, इस ऑब्जेक्ट को जो है, इस बलून को जो है फुलाया गया, तो इसका हवा का हवा भारी थी। हवा भारी होने की वजह से हवा जो है वो जो डिस्प्लेस करी इसने, वो भारी हवा थी तो उसका वजन ज्यादा था, तो हवा इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल 15 न्यूटन फोर्स लगा रही थी, और इस गैस का अपना वजन जो था वो फॉर एग्जाम्पल 13 न्यूटन था, ठीक है। जब इसका वजन 13 न्यूटन था, हवा भारी थी, हवा ने इसको ऊपर उठा दिया। जैसे जैसे ये बलून ऊपर जाता रहा, हवा में भारी गैसेस नीचे होती हैं, लिहाजा नीचे की हवा भारी थी, उसमें वाटर वेपर्स भी थे, उसमें स्टीम की शक्ल के अंदर वाटर वेपर्स थे, उसमें स्मोक था यानी कार्बन पार्टिकल्स थे, तो लिहाजा वो हवा भारी थी। तो वो हवा जब भारी थी तो डिस्प्लेस हुई भारी हवा, तो उसने अपने वेट के बराबर अब थ्रस्ट लगाया। जब ये गुब्बारा ऊपर की तरफ उठ गया तो ऊपर पहुंच के इसका अपना वेट तो 13 न्यूटन है, लेकिन ऊपर की जो हवा है वो हल्की हो चुकी है। ऊपर की हवा हल्की होने की वजह से अब हवा 12 न्यूटन वेट लगा रही है, या 13 न्यूटन वेट लगा रही है। जब ऊपर पहुंच के हल्की हवा 13 न्यूटन वेट लगा रही है, इसका अपना वेट भी 13 न्यूटन है, लिहाजा अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो गई। अब ये गुब्बारा, ये बलून मजीद ऊपर नहीं उठेगा, बल्कि अब हवा के फ्लो के साथ अपना हॉरिजॉन्टल मोशन करता रहेगा। तो इसी तरीके से हमको मालूम है कि जो बड़ी शिप्स हैं वो क्यों नहीं डूबती हैं। आप रीजन पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअल वर्डिंग के साथ मिल जाएगा सारा मामला जो हमने ऊपर डिस्कस किया। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। होता यह है कि लिक्विड की सरफेस में, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे मौजूद हैं, इनके ऊपर हर तरफ से फोर्स लग रही होती है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है, तो हर मॉलिक्यूल जो है वो चारों तरफ से फोर्स उसके ऊपर लग रही है, और फोर्स उसकी बैलेंस हुई हुई है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं होते, तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स सिर्फ नीचे की तरफ लग रही होती है और दाएं बाएं लग रही होती है। नीचे की तरफ और दाएं बाएं लगने की फोर्सेस की वजह से
इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कोई वो लिक्विड ही नहीं है तो ऊपर से अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, तो एक मॉलिक्यूल्स का इस तरह से कर्व सरफेस हम मेंशन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की इस तरह से कर्व सरफेस बन जाती है। आमतौर के ऊपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हमको कोई भी लिक्विड रेस्ट में नजर आए तो हम उसकी सरफेस को हमेशा हॉरिजॉन्टल कंसीडर करते हैं या हॉरिजॉन्टल समझते हैं, लेकिन इन फोर्स की वजह से अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल की जो अबव सरफेस है वो नीचे की तरफ खिंची हुई होती है। इस नीचे की तरफ स्ट्रेच हुई भी होने की वजह से हम बोलते हैं कि लिक्विड की सरफेस एक मेम्ब्रेन या एक पतली फिल्म या अगर उर्दू में बोले तो एक पतली झिल्ली की सूरत में स्ट्रेच हो गई है, टाइट हो गई है। इस तरह से होता यह है कि लिक्विड ये कोशिश करता है कि वो अपनी बाउंड्रीज के अंदर खिंचा रहे, यानी कि लिक्विड ये कोशिश करता है कि वो कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे, अंदर की तरफ खिंचा रहे, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उसको अंदर के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींच के रखते हैं और ऊपर ऐसा नहीं होता कि कोई और मॉलिक्यूल्स मौजूद हो जो उसको ऊपर की तरफ खींचे। तो लिक्विड के अंदर दो बातें यहाँ पे डिस्कस हो गई। पहली बात तो ये कि उसकी सरफेस स्ट्रेच हुई भी होती है, दूसरी बात ये डिस्कस हो गई कि इस स्ट्रेच मेम्ब्रेन होने की वजह से या सरफेस के स्ट्रेच होने की वजह से लिक्विड ये कोशिश करता है कि वो कम से कम जगह में अपने आप को ऑक्यूपाई करे। इस चीज को बोलते हैं या इस फिनोमिना को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर हमको इस सरफेस टेंशन की न्यूमेरिक वैल्यू मालूम करनी है तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सरफेस टेंशन, आप किसी भी लिक्विड की सरफेस में कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस इमेजिनरी लाइन पे जो फोर्स लग रही होगी, क्योंकि लिक्विड को तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, इसी तरीके से ऊपर की तरफ अगर इसकी एक रिएक्शन फोर्स लग रही होगी तो ये फोर्स जो है वो सरफेस टेंशन है, यानी कि लिक्विड की सरफेस पे पाई जाने वाली फोर्स। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसको लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो लाइन खींची जाएगी वो मेरी और आपकी लाइन छोटी बड़ी हो सकती है, तो फोर्स हमेशा पर यूनिट लेंथ निकाली जाएगी ताकि हम सबके पास एक जैसा आंसर आए और सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमेशा उसकी डायरेक्शन देखी जाए तो ये लाइन जो आपने खींची है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो सरफेस टेंशन की डायरेक्शन उस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी और सरफेस टेंशन जो है वो न्यूमेरिकली फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होगी। और अगर आप लिक्विड की सरफेस को कर्व कंसिडर करेंगे तो इसके ऊपर टेंजेंट, ये देखिए टेंजेंट, ये सरफेस टेंशन की डायरेक्शन होगी, यानी कि अगर आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल है तो आप उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लीजिए, और अगर लिक्विड की सरफेस आपने जो है वो कर्व कंसिडर की हुई है तो उसके ऊपर आप जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन ले लीजिए। ये डायरेक्शन जो है वो सरफेस टेंशन की समझी जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन इसी डायरेक्शन में होती है, बर्तन के साथ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो खिंचे हुए होते हैं और बाहर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ऊपर कोई फोर्स नहीं है जो उनको खींचे, वो बर्तन की तरफ कंटेनर की वॉल्स के साथ खींचे हुए होते हैं, इसीलिए इस डायरेक्शन को टेंजेंशियल लिया गया है। इसी फॉर्मूले के साथ अगर यूनिट निकाली जाए तो इस फॉर्मूले के साथ यूनिट जो है वो सरफेस टेंशन की न्यूटन पर मीटर निकलेगी। इसकी डायमेंशंस निकाली जाए तो m/t² निकलेंगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने डायमेंशन के काम को डिस्कस किया था। हमको मालूम है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है वो बराबर है फोर्स अपॉन एल के। फोर्स की जो डायमेंशन होती हैं वो ml/t² यानी कि t-² ml/t², और इसकी डायरेक्शन डायमेंशन ये होती है, लेंथ की जस्ट लेंथ होती है। तो फोर्स की डायमेंशन और लेंथ की डायमेंशन आपस में सॉल्व होके सरफेस टेंशन की डायमेंशन बनाती है, तो बच गया m और t का इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात ये कि सरफेस टेंशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो फिनोमिना हम देखते हैं हमेशा सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड की सरफेस जो है वो एक फ्लेक्सिबल फिल्म की तरह से बिहेव करती है। उस फ्लेक्सिबल फिल्म की तरह से बिहेव करने की वजह से लिक्विड जो है वो हमेशा कम से कम जगह घेरने की कोशिश करता है। ठीक है, निडल जो होती है वो लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करती रहती है। हमारा ये तजुर्बा है कि अगर हम कोई भी लिक्विड की सरफेस लें तो उस लिक्विड की सरफेस पे जो ऊपर मेम्ब्रेन की शक्ल में लिक्विड की झिल्ली होगी, एक पतली सी सरफेस होगी, वो किसी भी चीज को डूबने से महफूज रखेगी। यहाँ पे अगर मैं निडल को डाल दूं तो ये निडल जो है अगर बहुत आहिस्तगी से रख दूं तो ये इस मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगी और ये इस लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करती रहेगी। लेकिन अगर इस लिक्विड की ही कोई सिरा या फिर मेरे हाथ का दबाव इस मेम्ब्रेन को फाड़ने का सबब बन जाएगा
तो फिर ये सुई जो है वो नीचे डूब जाएगी। यानी आप बहुत आहिस्तगी से लिक्विड की सरफेस के ऊपर अगर निडल को रख दें तो आप देखेंगे कि वो निडल जो है वो लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट करती रहेगी, क्योंकि समझे वो झिल्ली के ऊपर रहेगी। इसी बात को हम इतनी देर से कंसिडर कर रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं कि लिक्विड की अपर सरफेस जो है वो एक मेम्ब्रेन या झिल्ली की शक्ल में बिहेव करती है। बहुत से इंसेक्ट हमने देखे हैं जो कि लिक्विड के ऊपर चलते हैं। वो लिक्विड के ऊपर इसीलिए चलते हैं कि जो लिक्विड की मेम्ब्रेन होती है, ऊपर वाली सरफेस होती है, वो एक झिल्ली की सूरत में, फिल्म की सूरत में उनको सपोर्ट करती है, और उस सपोर्ट की वजह से वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर वो कीड़े मकोड़े चल सकते हैं। जब भी लिक्विड का कोई भी वॉल्यूम ड्रॉप होता है, चाहे वो किसी भी लिक्विड का हो, ऑलिव ऑयल का हो, पानी का हो, बारिश का कतरा हो, वो हमेशा जो है वो स्फेरिकल शेप होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप के अंदर वॉल्यूम कम से कम, किसी भी चीज को अगर आप इसको इसी सेम वॉल्यूम को अगर आप बॉक्स की यानी कि स्क्वायर की शक्ल में रखेंगे, या अगर आप इसको ट्रायंगल की शक्ल में रखेंगे, तो हर सूरत में जो ये मैक्सिमम एरिया घेरेगा या बड़ा एरिया घेरेगा। लेकिन अगर इसको मिनिमम एरिया कवर करना है तो ये फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड स्फेरिकल शक्ल में आ जाएगा। तो स्फेयर के शक्ल में कोई भी चीज जो है वो कम से कम जगह ऑक्यूपाई करती है। तो इसीलिए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड कोई भी हो वो चाहता है कि वो हमेशा कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे, क्योंकि उसकी बाहर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ स्ट्रेच हो रहे होते हैं। ठीक है। हमने इसी तरीके से ग्लोबल्स देखे मरकरी के, यानी कि मरकरी के कतरे हैं। मरकरी आपने देखा होगा वाहिद लिक्विड है, मेटल है जो लिक्विड के अंदर होता है। जब भी अगर कोई बर्तन में से लिक्विड गिर जाए जमीन पे, तो लिक्विड के ग्लोबल्स यानी कि ड्रॉप्स इस तरह से फैल जाते हैं, और वो बिल्कुल इस शेप के होते हैं। इस शेप के यानी कि स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी कम से कम जगह ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए होता है कि वो उनकी आउटर सरफेस अंदर की तरफ स्ट्रेच हुई हुई होती है। कैपिलरी एक्शन ये एक पूरा प्रिंसिपल है। कैपिलरी एक्शन, अगर हमने हमारे पास कोई बर्तन है, फॉर एग्जांपल ये बर्तन एक फ्लैट बर्तन सपोज कर लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है, और अगर आप कोई कैपिलरी कैपिलरी से मतलब है कोई भी पतली कम डायमीटर वाली शीशे की ट्यूब अगर आप लेके आएंगे और अगर आप उसके ऊपर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये लिक्विड इस कैपिलरी के अंदर राइज हो जाएगा, और आसपास देखिए कि लिक्विड का लेवल कहाँ पर है, लेकिन कैपिलरी में पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। कैपिलरी में पानी ऊपर की तरफ जो चढ़ गया है, इस चीज को बोलते हैं कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन। इस प्रिंसिपल को कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जो इसका मिनिस्कस राइज हो गया, इस मिनिस्कस के राइज होने की वजह यह है कि यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स थी जो कोहेसिव फोर्स कहलाती है, और कंटेनर या कंटेनर आ गया ना, बर्तन आ गया, इस बर्तन की वॉल के दरमियान और मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स है जो कि एडहेसिव फोर्स कहलाती है। एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स के मुकाबले में ज्यादा होती है, इसीलिए इस बर्तन की वॉल्स ने मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मॉलिक्यूल इस बर्तन की वॉल की तरफ जाना चाहते थे। जब मॉलिक्यूल बर्तन की वॉल की तरफ जाना चाहते थे, तो वो उनका मिनिस्कस इस कैपिलरी के अंदर ऊपर की तरफ चला गया। ये कैपिलरिटी एक्शन कहलाता है। कैपिलरिटी कहलाता है, या कैपिलरी एक्शन कहलाता है। अगर आपका जो यहाँ पे हाइट राइज हुई है कैपिलरी में लिक्विड की, अगर आप उसको कैलकुलेट करने चाहें तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। टी सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, आर कैपिलरी का रेडियस है, और जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एच वो हाइट है जो कैपिलरी के अंदर राइज हुई है। इस वीडियो के पार्ट 2 को और पार्ट 1 को अगर मिला के देखा जाए तो हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स यानी कि फर्स्ट ईयर साइंस का चैप्टर नंबर 6 में काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार सुनने, देखने, समझने की जरूरत है, ताकि ये आप आराम से समझ सकें, और फिर उसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।